दी बोर्ड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज से हम भूगोल का रिवीजन करेंगे। कक्षा 10 का जो भूगोल है उसकी हम करेंगे रिवीजन। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं रिवीजन जो हमारे एग्जाम में होगा अति महत्वपूर्ण। पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि संसाधन क्या है। तो जो संसाधन है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिसको बनाने के लिए कोई तकनीकी है या प्रौद्योगिकी है, वो संसाधन कह सकते हैं। उसको हम संसाधन कह सकते हैं। अब संसाधन जो होता है उसका आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ये एक शब्दों में अगर हम कहें संसाधन क्या है, तो जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कह सकते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या लगता है कि जो संसाधन है क्या वो प्राकृतिक रूप से उपहार हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन जो हैं वो मानव क्रिया जो है का परिणाम है। संसाधन जो है मानव क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं अपने आप में भी एक संसाधन है। पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम कई तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि संसाधनों को हम उनकी उपयोगिता के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, किन तरीकों में बांट सकते हैं। ये एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको हम अच्छे से समझते हैं। संसाधन जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव तरीके का होता है। समाप्यता के आधार पर अर्थात समाप्त होने के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। स्वामित्व यानी मालिकाना हक के रूप में व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। विकास के आधार पर संभावी हो सकता है, विकसित हो सकता है और संचित कोष का हो सकता है। उपयुक्त संसाधनों को हम डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहला है जैव संसाधन। जो जैव संसाधन होता है ये जीवमंडल से प्राप्त होता है, अर्थात इसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, सारे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु आ गए, अर्थात जिसमें जीवन है उन्हें हम जैव संसाधन कह सकते हैं। अगला है अजैव संसाधन। वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ये जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं इन्हें हम अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया। अगला हो गया समाप्तता के आधार पर, अर्थात ऐसे संसाधन जो कुछ समाप्त हो सकते हैं, कुछ नहीं भी समाप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात इनका चक्रण हो सकता है, पुनः हम दोबारा इनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय योग्य होते हैं, अर्थात ये समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन्य जीवन है, इनको हम बार बार रिस्टोर कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास जो होता है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के कारण होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन जो हैं इन संसाधनों के उदाहरण हैं। इनको जो बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना समय लगता है? लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधन जो होते हैं जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो होता है व्यक्तिगत संसाधन होता था, अर्थात जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, अर्थात जिनके पास अपना निजी स्वामित्व होता है किसी संसाधन पर, वो उनके व्यक्तिगत संसाधन होते हैं।
अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जो हैं पूरे समुदाय अर्थात पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है। जैसे गांव की सामिताल भूमि, जैसे कोई है चारण वाली भूमि है, चारागाह है, शमशान भूमि जो होती है वो सबके लिए होती है। तालाब होता है, ये भी सबके लिए होता है। अर्थात जो सामुदायिक हो, समाज का जिसमें बराबर अधिकार हो, वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर किसी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अर्थात एक देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो उसी देश के संसाधन होते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील, अगर जैसे भारत का जो समुद्री हिस्सा है वो हम 12 समुद्री मील तक या 22.2 किलोमीटर तक एक महासागरीय जो क्षेत्र होता है वो उसमें सरकार का अधिकार होता है, भारत का अधिकार होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधन को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन को किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु यहाँ इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। अर्थात इनका हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संभावना बनी है कि इस क्षेत्र में अगर इन संसाधनों का उपयोग किया जाए तो ढेर सारे हमें विकल्प प्राप्त होंगे ऊर्जा के। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा सके, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अगला है भंडार। पर्यावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से अभी बाहर हैं। अर्थात जिनको अभी खोजा नहीं जा सका है या फिर भंडारित तो हैं लेकिन उनका अच्छे से हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसी तकनीकी जो है वो या तो विकसित नहीं हुई है या कम विकसित हुई है। जैसे क्या है कि जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए भी हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। अगला है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। आगे है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग कर दिया। अब जो संसाधन थे हमने क्या किया कि इनका खूब दोहन किया। अब लालचवश जो है संसाधन का ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए हैं जिससे समाज 2 हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया या भूमि जो है उसका निम्नीकरण हो गया। मानव के जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में न्यायसंगत बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन खूब जारी रहेगा तो हमारी पृथ्वी भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। हमारा जो पृथ्वी का भविष्य होगा वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक हो गया। तो जो संसाधन हैं उनको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, उनका अच्छे तरीके से दोहन करने के लिए एक नया टर्म आया जिसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम पर्यावरण में जो चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनका उपयोग करें और ऐसे उपयोग करें कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो, उसको नुकसान
ना हो, और साथ में हम अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लें और आने वाली भविष्य की जो हमारे बच्चे होंगे या उनके बच्चे होंगे या हमारा भविष्य होगा वो भी इसका अच्छे से उपयोग कर लें। तो ऐसी अवधारणा पेश की गई रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। यहाँ पे क्या हुआ कि जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यहाँ पे जब सम्मेलन में एकत्रित हुए तो यहाँ पे विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। यहाँ पे सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और रियो सम्मेलन में भूमंडल वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमत जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंडा 21 क्या है। जो 21 है वो 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति के बारे में बताता है। इसमें बात होती है कि ये 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन या UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। अब बात आती है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सतत पोषणीय विकास जो है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो। यह एक कार्यसूची है, जो एजेंडा 21 है वो एक कार्यसूची है। इसका उद्देश्य जो है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करिए। अगला आता है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां तरह तरह के संसाधन की प्रचुरता है, परंतु कुछ दूसरे प्रदेश भी हैं जहां पे संसाधनों की बहुत कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पे संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे क्या हुआ कि झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे खनिज पदार्थ और कोयले की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश है, अन्य भागों में अलग थलग पड़ा रहता है। इस तरीके से प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता हो गई। अर्थात संसाधनों का अच्छे तरीके से वितरण करना, जहाँ उपलब्ध नहीं है उनका किसी तरीके से उनको ले जाना, उनसे होने वाले लाभों को वहाँ के भी जो लोग हैं या वहाँ की जो जनसंख्या है उनको भी लाभान्वित करना संसाधन नियोजन हम कह सकते हैं कि होता है।